अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। न्यूज़ सेक्शन स्टार्ट करने से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आज भी मार्केट काफ़ी प्रेशर में रही है, लेकिन लास्ट आवर में आप देखें तो मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू किया है और उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ है जो पाकिस्तान के हक़ में आज आई हैं, जिनमें से स्टार्ट करते हैं कि जी डिकोडिक के हवाले से माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए यूएस ने 1.3 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। ओवरऑल पाकिस्तान को जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 3.2 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के कनाडा के साथ भी एक पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रहा है। तो होपफुली पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भी प्रोजेक्ट के लिए मिल जाएंगे। सेकंड डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से पाकिस्तान को एश्योर करवाया है कि जी पाकिस्तान के लिए 20 बिलियन डॉलर की जो अमाउंट है, जो कि प्रोग्राम है पाकिस्तान का डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसकी मंजूरी पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो वर्ल्ड बैंक के जैसे आपको आइडिया ही है, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अजय बंगा साहब पाकिस्तान में उनका विज़िट रहा है और प्रोलॉन्ग भी हुआ है। उन्होंने तकरीबन काफ़ी विज़िट किए हैं, तमाम सूबों में भी गए हैं और रिसेंटली उनकी मुलाकात जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ से भी हुई है। तो ओवरऑल उनका जो प्रोजेक्ट था, विज़िट करने का मकसद था, वो फुलफ़िल होता हुआ नज़र आया है और वो पाकिस्तान से ओवरऑल आप समझ लें कि एक तसल्ली बख्श उनका विज़िट था और काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स भी दिए हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, पॉइंट आउट भी की हैं उन्होंने जो नेगेटिव थी। जिस तरह एक मैंने न्यूज़ लास्ट वीक के अंदर शेयर की थी कि उनका कहना है कि पाकिस्तान को अगले 10 सालों में 30 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ की क्वांटिटी है, नंबर्स ऑफ़ यूथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान की जो यूथ है या तो वो बाहर जाएगी गलत तरीक़ों के साथ, क्योंकि एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो बाहर जाने के लिए ओबियसली उनको सही तरीके के लिए मुश्किल होगी। तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनके भी ज़िक्र किया और वो काफ़ी पुरुमीद गए हैं कि पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों पे काम कर भी रहा है। इसी वजह से उन्होंने 20 बिलियन डॉलर की जो श्योरिटी है उसको दोबारा रीअफर्म किया है। जी थर्ड नंबर पे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के ऑक्शन हुए हैं, जिससे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 551 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो रेज़ किए हैं। टोटल बिडिंग की बात करें तो 1.745 ट्रिलियन की बिडिंग मसूल हुई थी, जिसमें से 551 बिलियन की जो बिडिंग है उसको एक्सेप्ट किया गया है। इस न्यूज़ के शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग सेविंग अकाउंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फ़ंड के लो रिस्क के अंदर प्लेसमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स हो गए या उसके अलावा बैंक हो गए या स्कूक्स हो गए, तो उनका ताल्लुक इससे डायरेक्टली होता है कि जो परचेजिंग इन एग्रीमेंट्स के थ्रू होती हैं उस पर जो भी रेट डिसाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल 10.3 है, 10.4 है या 10.5 है, तो उसके बदले में आपको जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसको रिटर्न मिल रहे होते हैं। लेकिन बैक एंड पे जो मैकेनिज़्म चल रहा होता है वो इन चीज़ों के थ्रू चल रहा होता है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, आप अक्सर पूछते हैं बैंक जाकर के इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो ये आप रिपोर्ट पढ़ते रहा करें कि ऑक्शन कब हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें आपको सम टाइम बैंक के ज़रिए भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहाँ से स्कूक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी प्लेस कर सकते हैं। बिडिंग के अंदर एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आप हिस्सा ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर को उसका आइडिया नहीं है। जी सर्विस सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। सर्विस सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहुंच चुकी हैं जी 4.7 बिलियन डॉलर तक। एक्सपोर्ट के ज़्यादा होने का फ़ायदा आपको आइडिया ही होगा, जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको पता है इस चीज़ का। जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं और इंपोर्ट कम होती हैं तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो सरप्लस में चले जाते हैं, नहीं तो आपका ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, जो कि पाकिस्तान को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में कई बार पाकिस्तान ने ट्रेड डेफिसिट को कन्वर्ट किया है अकाउंट सरप्लस में। जिस तरह लास्ट 6 मंथ का जो डाटा है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, तो वो भी अकाउंट सरप्लस में ही नंबर्स उसके आए हैं। जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद साहब का कहना है कि जी 2026 जून तक पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन आपको कर दूँ, फॉर द टाइम बिंग अभी जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं वो 16.16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव हैं जी जमील अहमद साहब। उनका कहना यही है कि जो जून की क्लोजिंग हम करेंगे वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर से अबव लेवल के ऊपर ही करेंगे।
जी, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक के हवाले से मूडीज़ ने अपनी जो रेटिंग है उसका ऐलान किया है और अपनी रेटिंग को रिवाइज़ किया है। पहले पाकिस्तान की रेटिंग पॉजिटिव थी, उससे पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड करके स्टेबल रेटिंग की तरफ कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आज मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसका इम्पैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली न्यूज़ जो है कुछ आपको 12-1 बजे मौसूल हो जाती हैं, कुछ आपको 2-3 बजे मौसूल होती हैं। तो अगर आप कोई वो एक्टिविटी कर भी रहे हैं या कोई एंट्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो सम टाइम आप कोई एंट्री मिस भी कर देते हैं। लेकिन आपने ओवरऑल मोमेंटम को देखना है कि पूरे का पूरा मोमेंटम जो है वो किस साइड पे जा रहा है। अगर तो पॉजिटिव साइड पे है तो फिर तो स्टॉक मार्केट में आप मैक्सिमम अपनी अमाउंट से प्लेसमेंट कर सकते हैं। जी, उसके अलावा जो मूडीज़ हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 2026 में 3.5% तक रहेगी। जी, सेकेंडली अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मैंने उसके हवाले से शॉर्ट वीडियो भी बना दी है कि पहले जो सेटलमेंट हुआ करती थी आपके ट्रेड के हवाले से वो T+2 मैकेनिज़्म पे चलती थी, लेकिन अब उसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने उसको कन्वर्ट कर दिया है T+1 के हवाले से। अब आपकी कोई भी सेटलमेंट होगी वो 1 दिन के बाद आपको मिल जाया करेगी। आपने कोई पेमेंट करनी है तो 1 दिन के बाद आप करेंगे। पहले ये 2 दिन रिक्वायर्ड होते थे और इसका मकसद यही है कि आपके जो लिक्विडिटी है स्टॉक मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने में या विड्रॉ करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। सारी चीज़ें लिक्विड लेवल के ऊपर हों। ये उसी तरह ही है जिस तरह म्यूचुअल फंड के अंदर आप कोई प्लेसमेंट करते हैं और अगर आपने अमाउंट विड्रॉ करवानी है तो अब आपको सेम डे में भी ऑप्शन मिल जाती है। और हो सकता है कि म्यूचुअल फंड भी अब इस मैकेनिज़्म को ज़्यादा करें, क्योंकि अभी तक वो आपको मुकम्मल अमाउंट सेम डे में पुट अवेलेबल नहीं करवाते। वो आपको अमाउंट मिलती है 1 दिन के बाद जाकर। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में T+1 से T+0 वाला मैकेनिज़्म भी स्टार्ट होगा, लेकिन वो बहुत अभी जल्दी बात करना है। हो सकता है इसको 6 महीने साल लग सकते हैं। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल पे आते हैं और मार्केट की सूरत हाल जी आपके सामने ही रही है। और जो आज मार्केट ने क्लोज़ किया है KSE 100 ने वो 182,340 पे किया है। नेगेटिव जो रहे वो 1789 पॉइंट्स के साथ 0.97%, मतलब 1% मार्केट जो है वो नेगेटिव रही है। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो 185,650 का था और जो मार्केट ने अपना लो बनाया है वो 180,992 का था। तो इस हिसाब से देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपने लो के नज़दीक ही है। लेकिन क्योंकि जो न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कल कुछ हद तक रिकवरी जो है वो ज़रूर डालेगी। यहाँ पे जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि थ्रू आउट द डे मार्केट नेगेटिव ही रही और मार्केट ने अपना एक डिप भी बनाया अच्छा खासा, लेकिन यहाँ से मार्केट में रिकवरी आना शुरू हुई है और तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए ही मार्केट का टाइम बचा था। तो जितनी रिकवरी मार्केट डाल सकती थी वो मार्केट ने डाली है। बाकी की रिकवरी जो है वो आप कल देख सकते हैं और उम्मीद है कि कल मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट्स जो है वो ज़रूर डालेगी स्टॉक मार्केट में, मतलब पॉजिटिव सेंस के अंदर। अभी क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट ने अपना 182 का जो लेवल है वो सिक्योर किया है। कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हो सकता है अपना 185K का या 186K का लेवल लगाए, जैसी पॉजिटिव न्यूज़ अभी चल रही हैं। ईरान और US का इशू भी तकरीबन रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी तक उसका नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई रातों रात न्यूज़ आ जाए तो अलहदा बात है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें बाकी जी, KSE 30 तकरीबन 1.04% नेगेटिव था। इसी तरह KMI की बात करें तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, 3,400 पॉइंट्स गिराए हैं, 1.31% नेगेटिव रहा है। टॉप इंडस्ट्रीज़ की बात ही होती है क्योंकि हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड इंडेक्स को भी डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। 740 पॉइंट्स नेगेटिव रहे हैं और 0.88% परसेंटेज के हवाले से नेगेटिव रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, टॉप 10 जो हमारे परफॉर्मर्स हैं बाय वॉल्यूम उनका जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है और इनके जो CEO साहब हैं जब से इन्होंने रिज़ाइन किया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चल रहा है और आई डोंट नो इसके पीछे क्या न्यूज़ है कि जी इसके ऊपर जाने की स्पीड पकड़ ली है कि इलेक्ट्रिक ने। लेकिन अदर फंडामेंटल जब मैं स्टडी करता हूँ कोई ट्रेड के लिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप के इलेक्ट्रिक के अंदर प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अक्सर एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि अगर PIA का जो शेयर है वो 3-4 रुपये से चलता हुआ 50 तक जा सकता है, जो कि उसने अपना रीसेंट हाई तकरीबन 50 के पास लगाया है। तो बाकी जो शेयर्स हैं के इलेक्ट्रिक भी एक बड़ी एंटिटी है, कंपनी है, तो ये भी 9.42 से बढ़ता हुआ
तकरीबन आपको 40-50 रुपये दे देगा। सेकंड, इसकी प्रोफाइल के अंदर एक मैं अक्सर चीज़ शेयर करता हूं कि जो फ्री फ्लोटिंग है वो सिर्फ 10% है, जिसका मतलब ये है कि 90% होल्डिंग कंपनी के पास है और सिर्फ 10% पब्लिक के पास है। कंपनी की बाकी हमने डेली बेसिस पे देखते ही हैं, यहाँ पे दोबारा जिक्र कर देता हूँ इसका। जो स्टेटमेंट है कंपनी की अर्निंग के हवाले से ये है, कोई बहुत ज़्यादा तरक्की कंपनी ने नहीं की है पिछले 4 सालों के अंदर। 2021 की बात करें तो 0.43 पे ही अर्निंग पर शेयर थी और 2024 में 0.15 पे रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है इसमें। पे आउट्स के हवाले से बात करें तो अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है जी। वापस चलते हैं जी मेन पेज के ऊपर। जी सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है, मार्केट प्रेशर में है, तो ये भी प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहा है, आल्दो उतना नेगेटिव नहीं हुआ आपके सामने। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव होती है और आपको ये 40 से नीचे मिलता है तो हो सकता है ये 41.5 या 42 का लेवल आपको कल दिखा दे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट के इतने प्रेशर के बावजूद ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। जो इसने अपना लो बनाया है वो 38.98 का बनाया है और जो हाई बनाया है वो 40.70 का बनाया है, और इन बिटवीन बहुत कम नेगेटिविटी रही है 0.39 की। परसेंटेज वाइज देखें तो 1% नेगेटिव हुआ है ये शेयर। आप बिल्कुल यही समझ लें कि KSE 100 को बिल्कुल फॉलो कर रहा है ये शेयर। फ्री फ्लोटिंग में तकरीबन 42.24% शेयर्स हैं, और बाकी ग्रोथ के हवाले से मैं बात पहले भी कर चुका हूँ बैंक ऑफ पंजाब के लिए। डिविडेंड्स कंपनी ने जो दिए हैं जी 10% और 18% हैं। अर्निंग पर शेयर की बात दोबारा कर देते हैं जी। ये जी इसकी अर्निंग स्टेटमेंट है, और पिछले 4 सालों में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि जो इनकी मार्कअप अर्निंग है उसमें इंक्रीज़ आया है। थर्ड नंबर पे देखते हैं जी टॉप 10 में जो शेयर है वो आगा स्टील मिल्स है। चौथे नंबर पे आ जाता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की लास्ट जो न्यूज़ आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, पेंशनर्स के अगेंस्ट ये जो अपना केस है वो हार चुके हैं। तो आल दो अपनी अर्निंग इन्होंने फिर भी अच्छी दी है, तो जो नेगेटिविटी है वो तो रिज़ॉल्व हो चुकी है। मार्केट के नेगेटिव होने के बावजूद भी आप देखें बैंकिंग सेक्टर के अंदर उतना प्रेशर अभी नज़र नहीं आ रहा। बाकी हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो तमाम बैंक्स की परफॉर्मेंस वहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। उसके बाद जी पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है, FNEL है, जिसके हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि इन्होंने अपनी जो फेस वैल्यू है उसको 10 रुपये से कम करके 1 रुपये पे ले आए हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए FNEL को कोई ख़ास रिकमेंडेशन मैं नहीं देता। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का तकरीबन कोई 0.5% या 1% इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्गर रन के लिए। उससे बेटर ऑप्शन मेरे नज़दीक जो है वो WTL की है, और उसकी रीज़न्स मैंने आपके साथ कई बार जस्टिफाई की भी हैं। फिर आ जाता है TPL प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारी लिस्ट में नया नाम है तो इसके बारे में हम थोड़ी सी प्रोफाइल स्टडी करेंगे इसकी। जी इसकी जो क्लोजिंग रही है वो 12.39 पे रही है, 1.06 का इजाफा रहा है। वॉल्यूम जो रहे हैं आज वो 18 मिलियन के, जो लो बनाया 12.20 और जो हाई बनाया है 12.52, तो अपने हाई के नज़दीक ही समझ लें क्लोजिंग दी है इसने। 1 ईयर का चेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5.90% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस कम है जी। मार्केट में इसने जो अपना हाई बनाया था वो 70 का था, 70 से गिरा हुआ है इस टाइम ये शेयर, और इस टाइम पे 12.26 पे है। कंपनी की फ्री फ्लोटिंग की बात करें तो 60% शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं, और अगर यहाँ पे बात करने अर्निंग्स की तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों कंपनी गिरी पड़ी है। 2022 में 12.29 अर्निंग थी, फिर 7.50 हो गई, फिर गिर गई, उसके बाद फिर मज़ीद गिर गई, लेकिन 2025 में थोड़ी बहुत रिकवर हुई है। तो ये मार्केट का जो नेगेटिव, जब मार्केट में अर्निंग नेगेटिव होना शुरू हो जाती है तो वो प्रेशर में आ जाता है शेयर। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो जी कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिए, क्योंकि 70 से नीचे आया हुआ है शेयर, तो लॉन्गर रन के लिए आप इसमें 2 से 3% अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लेस कर सकते हैं। हाल दो अर्निंग की ग्रोथ नहीं है तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता,
लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान में तो कई ऐसे शेयर्स जो हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो न्यूज़ पे मार्केट चलती है, अर्निंग्स पे या डिविडेंड्स पे मार्केट इस तरह से मूव नहीं होती। बहुत कम शेयर्स ऐसे हैं जो अर्निंग्स और डिविडेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं। जिस तरह कल हमने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर हमने टॉप शेयर्स की बात की थी, तो उसमें यूबीएल का नाम जब आया था तो हमें पता चला था कि यूबीएल बेस्ट परफॉर्मर है, जिसने डिविडेंड भी पिछले एक साल में बहुत अच्छा दिया है और जो रिटर्न्स दिए हैं वो भी आई थिंक 500 या 600% के हिसाब से थे, और तकरीबन जो डिविडेंड दिया है पिछले एक साल में वो 500% है। रिटर्न्स की जो मैंने बात बताई आपको 500-600% यूबीएल के हवाले से, वो 5 सालों की एवरेज के हवाले से मैं बताता हूँ। एक साल को इतना कंसीडर किया नहीं जा सकता, समटाइम 5 सालों के बाद जाके कोई एक साल ऐसा आता है जब शेयर परफॉर्म करता है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी जो इन्वेस्टमेंट की है वो 4-5 साल आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट ये हमारे पास हैस्कोल है, और हैस्कोल के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं कि बीइंग प्लेस्ड इन नॉन कंप्लाइंट, ये फिर भी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये नॉन कंप्लाइंट से निकल जाता है तो लिमिट जो है वो स्काई भी हो सकती है, मतलब 50-100 का जो लेवल है ये बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है। लेकिन क्योंकि नॉन कंप्लाइंट है, इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो ये माइंड में रखें कि आपकी 100% इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है जी। लास्ट नंबर पे हमारा आता है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर आज भी प्रेशर में ही रहा है, तो इसी वजह से इसमें भी नेगेटिविटी देखने को मिली है। बाकी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं एडवांसर्स को और डिक्लाइनर्स को, तो ये बाय परसेंटेज आपको देते हैं, बाय वॉल्यूम नहीं है। ये देख सकते हैं आपके सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाइज किसने कितने परसेंटेज में इंक्रीज़ किया, उसके बाद कितनी परसेंटेज रही, तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पे आ जाता है। जिसमें एग्जांपल मैं कोट कर देता हूँ आपको। पहली कंपनी जो है इसका 30% इंक्रीज़ आया है एक दिन के अंदर। दूसरी कंपनी जो है वो उसका इंक्रीज़ जो आया है वो 10% आया है। अब हम पहली कंपनी को ओपन करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि एक दिन के अंदर इसका इंक्रीज़ किस तरह से है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी जब होती है, जिस तरह अगर आप देखें 1 रुपये का शेयर है, आपको आइडिया ही होगा कि मार्केट के अंदर जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो 10% के हैं, तो फिर एक दिन के अंदर ये 30% कैसे इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई शेयर 1 रुपये का है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये पे जा सकता है एक दिन के अंदर। तो मतलब ये है कि 1 से 2 पे जाएगा तो 100% इंक्रीज़ आएगा। ये प्राइस टू प्राइस वेरी करती हैं चीज़ें, जो आप टाइम टू टाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि 5 रुपये का शेयर किस लेवल तक जा सकता है। 10 से 20 रुपये के शेयर्स के अंदर प्राइस जो गेन है वो तकरीबन 1.2 का हो जाता है, फिर 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी तरह जो गैप है प्राइस का वो बढ़ता जाता है, और परसेंटेज लेवल जो है वो 10% पे समझ लें कि एट द लास्ट टाइम पे जाके 10% पे आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर कंपनी है जी, और ITANZ टेक्नोलॉजीज़ है, मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जी इसके जो रिटर्न्स हैं, इसको मैं एक बार कर दूं ज़रा जी। ये जो शेयर था जी 0.06 पे हुआ करता था, और अभी है जी 3.63 पे। तो इसकी प्राइस की एवरेज आप लगा लें, ये इसी तरह ही है जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कई ऐसे शेयर कोइंस आप देखते हैं जिनकी प्राइसेस जो हैं वो 0.0000 में हुआ करती है। तो उसके हम एस्टीमेट लगा रहे होते हैं कि अगर हम $100 इन्वेस्ट करेंगे तो वो $1 पे आ जाएगा, तो कितनी अमाउंट बनेगी। तो इस तरह की एक एग्जांपल आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मिलती है। कंपनी की प्रोफाइल स्टडी करें तो आपको यहाँ पे डाटा मिलता है जी, 45% फ्री फ्लोट है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2025 का जो डाटा है वो इम्प्रेसिव है जी। 2022 पॉजिटिव था, 23 नेगेटिव, 2024 फिर पॉजिटिव हुआ, और 2025 उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो इसी वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ भी नज़र आई है। और डिविडेंड्स की बात करें तो डाटा अपडेटेड नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड्स नहीं दिए। इसीलिए अगर आप 1 ईयर का चेंज देखेंगे तो 5,950% का रिटर्न इसने दिया है। इसकी जो लास्ट रही है जी वो रही है जो प्राइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट जो इसने क्लोज़ किया था वो किया था 0.06 पे, और 11 सितंबर 2024 में। और उसके बाद जो इसका अगला वर्किंग डे जो है वो आज का रहा है, और आज इसने दोबारा इसको कंपनी को लगता है कि ये नॉन कंप्लाइंट में डिफ़ॉल्ट कर गया था और दोबारा इसको लिस्ट किया गया है। उसी हवाले से इनकी जो प्राइस अब ओपन हुई है वो 3.63
पे इन्होंने दोबारा आज रिटेन किया है। आज का जो लो रहा है वो 3.78। अच्छा, इसका डाटा कुछ हद तक अपडेटेड नहीं है। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम देखें ना, तो वॉल्यूम भी 2 का वॉल्यूम है। तो बाकी अभी 2-4 दिन कंपनी अगर ट्रेड करेगी तो उसके बाद इसका डाटा अपडेटेड होगा। परसेंटेज वाइज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो आई होप कि वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसमें बाकी जो अगर आप शेयर्स देखें तो तमाम में 10% और 10% से कम का ही इंक्रीज़ है। जी बाकी चलते हैं जी सेक्टर वाइज। सेक्टर के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा प्रेशर में रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा है। वॉल्यूम के हवाले से पहले नंबर पे गंधारा इंडस्ट्रीज़ रही है और 3.01% का इंक्रीज़ आया है जी इसमें। सेक्टर दूसरे नंबर पे देखते हैं, बल्कि यहाँ पे भी हमने परसेंटेज वाइज देखना है कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मर रहा है। तो 5 वॉल्यूम वाइज जो है वो गंधारा इंडस्ट्रीज़ है। और अगर प्राइस एप्रिसिएशन की बात की जाए तो साजगार इंजीनियरिंग है, जिसमें 5.30% का इजाफा रहा। दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़। यहाँ पे अगर देखें तो TBL जो है वो पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज रहा, 3.2 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं। और प्राइस एप्रिसिएशन के हवाले से अगर बात करें तो 4.26% दिया है BWHL ने। नेक्स्ट देखते हैं जी सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे है FCCL फौजी सीमेंट। ये यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन होता है और ये सिंबल तो आपको आइडिया है ही। बाकी अगर आप प्राइस के हवाले से किसी पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो उसी तरह से सेटल हो जाती है। बाकी पूरे का पूरा सेक्टर जो है वो ज़्यादातर तो नेगेटिव ही है। पावर के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 10% के पास पॉजिटिव रहे हैं। उसके अलावा DBCI जो नॉन कंप्लाइंट है वो 2.71% पॉजिटिव है। और बाकी मेजर पोर्शन जो है सीमेंट सेक्टर का वो आज प्रेशर में ही रहा है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज बैंक ऑफ पंजाब है। और परसेंटेज वाइज बात करें तो 1.20% के इजाफे के साथ MCB पहले नंबर पे है। तो कोई ख़ास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो तमाम जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब मार्केट नेगेटिव होती है तो उसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सेक्टर्स भी एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है। और परसेंटेज वाइज देखें पॉजिटिव में एग्रो फर्टिलाइज़र बहुत स्लाइटली पॉजिटिव है 0.15% के साथ, 0.15%। नेक्स्ट है जी हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़। तो पूरे का पूरा सेक्टर नेगेटिव है। सबसे जो वॉल्यूम की वाइज बात की जाए तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 17 मिलियन का वॉल्यूम रहा है इसमें। और जो सबसे नेगेटिव है वो है OGDC, 3.46% नेगेटिव रहा। आल दो मार्केट के स्टार्ट में तो OGDC में पॉजिटिव ट्रेंड रहा था, बल्कि तमाम कंपनीज़ में पॉजिटिव ट्रेंड रहा था, लेकिन फिर मार्केट में डिप ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड थी। वीकली ग्राफ को भी मार्केट ने जस्टिफाई करना था, तो आई होप वो भी मार्केट कर चुकी है। जी नेक्स्ट में देखते हैं जी हमारे पास आ जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में जी वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे हैस्कोल है। आप ये एक चीज़ नोट करें कि जी नॉन कंप्लाइंट में होते हुए एक शेयर जो है वो वॉल्यूम में पहले नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ऐसी कम्युनिटी है, या समझ लें कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हैस्कोल के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि अपने 40-50 का लेवल जो है वो हैस्कोल लगा जाए। मेरे इल्म में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो तकरीबन कोई काफ़ी अमाउंट जो है जिन्होंने हैस्कोल के अंदर पुट किया और बड़े लो लेवल पे उन्होंने बाय किया है 2-3 रुपए के लेवल्स के ऊपर। जी वॉल्यूम वाइज हमने डिस्कस कर लिया। अभी प्राइस वाइज देखें तो 1.72% के साथ अटक पेट्रोलियम पॉजिटिव है। और बाकी सेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो तकरीबन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में पहले नंबर पे सिनर्जी है। वॉल्यूम रहा है जी 15 मिलियन का। और बाकी जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव हैं और सिनर्जी ही पॉजिटिव भी है 1.99% के साथ। आज इस सिनर्जी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो इसने लास्ट हाई बनाया था अपना वो तकरीबन 45 रुपीज़ का बनाया था। 2013-14 की बात है ये। और
उसके बाद से काफ़ी प्रेशर में रहा है। पेट्रोलियम कंपनी और रिफाइनरी कंपनी इनकी एक ही है, तो इसी वजह से इनके लॉसेस जो हैं वो भी कंबाइन होके आते हैं। तो जैसे ही चीज़ें इनकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी तो जो शेयर है वो नो डाउट बहुत बड़ा शेयर बन सकता है। उसकी रीज़न ये है, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर ये बात की थी कि सिनर्जी जो है वो पूरे के पूरे कवरिंग के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, और बाकी रिफाइनरी कंपनी जो है इनके जितना भी सिस्टम है उसके लिहाज से बहुत कम है। लेकिन आल दो जितने इश्यूज़ इनके हैं आपस में, मतलब इंटरनल लेवल के ऊपर, तो उस वजह से शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन लॉन्गर रन के अंदर आप देखिएगा किसी ना किसी दिन ये शेयर जो है वो परफॉर्म करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जाए तो तकरीबन जी टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव रहा है। ITANZ जिसको हमने ज़िक्र किया 30% पॉजिटिव है, उसको हम लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसके लिए लिहाज से चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो जैसे ही कल अगर ये किसी लिस्ट के अंदर शामिल होता है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें वॉल्यूम वाइज पहले नंबर पे WTL है, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टॉप परफॉर्मर्स में आपको टॉप 10, 20, 30 में आपको नज़र आएगा। एक और शेयर है जी सिमेट्री के नाम से, इसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बल्कि ओवरऑल अगर आप पूरी की पूरी कंपनी को ही देखें, सॉरी सेक्टर को ही देखें, तो वो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ इसमें मिलती ही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने पिछले 4 से 5 सालों में बहुत ग्रो किया है। तो जी सेक्टर वाइज भी हमने चीज़ों को स्टडी कर लिया है। अब हम चलते हैं जी आगे टेक्निकल लेवल के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने टेक्निकल लेवल पे कैसा परफॉर्म किया है। जी तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज परफॉर्मेंस है। लो और हाई आप जानते ही हैं। अगर डेली बेसिस के ग्राफ को देखें तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट जो है वो मार्केट ने आज पकड़ी है, वो 182 के लेवल के पास है, सॉरी 181 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है। ये मार्केट का आज लो था तकरीबन कोई 18992 के लेवल पे। और उसके बाद मार्केट में क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो चुकी थी, तो मार्केट में एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया था। इसीलिए मैं ज़िक्र बार बार कर रहा हूँ कि कल के दिन मार्केट में आपको पॉजिटिव लेवल पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं, अपने वीकली चार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि पहले हम आवरली चार्ट को डिस्कस करते हैं ताकि वो मोमेंटम मैं आपको दिखा सकूं जो बना है। जी ये मार्केट का सारा दिन का प्रेशर था, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो साइन बना है ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट पकड़ी है, जिसकी वजह से डेली का जो चार्ट है वो चेंज हुआ है। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर मार्केट को 15-20 मिनट शायद और मिलते तो मार्केट का चार्ट और अच्छा जा सकता था। आखिरी जो समझ लें 2 से 3 बजे का ग्राफ है वो मार्केट में स्टेबल रहा है। 3 से 3:30 बजे में मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये आप लास्ट आधा घंटा देख सकते हैं, बहुत स्लाइटली सा मार्केट में गेन आया है, सिर्फ 0.05% की पॉजिटिविटी रही है। ये यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जी बाकी अब हम वीकली लेवल के ऊपर बात करें तो क्योंकि अभी वीक स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि जो पिछले वीक का प्रेशर आया था मार्केट में, जी यहाँ से आप देख सकते हैं ये पिछले वीक का प्रेशर था। तो इसके बाद मार्केट में एक डिप आती ही आती है, तो वो आई थिंक डिप आज के दिन में आ गई है, और उम्मीद है कि ये सारे का सारा जो लॉस मार्केट में आज के दिन आया है ये कल के दिन मार्केट रिकवर भी हो जाए। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस कम सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया 185 186 का लेवल मैं कल देख रहा हूँ कि मार्केट में लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में अगर कल 180 ये वाली सपोर्ट अगर मार्केट तोड़ती है तो 178 और 179 का जो लेवल है वो आप कल देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रेशर मार्केट में है नहीं, इसलिए कल मैं ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल मंथली चार्ट अब अगर देखें तो क्योंकि अभी स्टार्ट है मंथ का, तो मार्केट अपना पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पे, और प्रेशर जो मार्केट में ऑब्वियसली आया है लास्ट वीक के अंदर, तो उसकी वजह से एक डिप तो बनती ही बनती थी, और वो आई थिंक मार्केट अपनी डिप ले चुकी है, और यहाँ से मार्केट अब रिकवर करती हुई उम्मीद है कि दोबारा अपने साइन को पॉजिटिव करेगी। बाकी तो चीज़ें कल ही देखी जाएंगी कि कल अगर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था, पॉजिटिव थी वो भी, कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, और ICC के साथ मामला बात सारी डिस्कस हो चुकी है। जो भी बांग्लादेश का इशू था वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आई थिंक रिजॉल्व हो चुकी हैं, और अब कोई ऐसा इशू नहीं है, तो वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम है पाकिस्तान के लिए। बाकी कल के दिन अब जिस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है उसके ऊपर सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक सिनेरियो पॉजिटिव ही है। आल्दो चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं लास्ट आवर की जो मार्केट की सिचुएशन बनी है उसके लिहाज से आपको बता सकता हूँ कि अभी तक का जो डाटा है वो पॉजिटिव ही है।
नेक्स्ट चलते हैं जी म्यूचुअल फंड ऑफ पाकिस्तान के तरफ के उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया। ऑब्वियसली जो स्टॉक फंड्स हैं वो तो प्रेशर में ही रहे होंगे, और जो मनी मार्केट इनकम मार्केट के फंड्स हैं उनके ऊपर भी एक नज़र दोहराते हैं। जी यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज भी बताता चलूँ, आज एक और पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं इसमें, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस पर ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के डिस्कस करने की। लेकिन सेक्टर एक यहाँ पे मेंशन होता है कि अगर कोई सेक्टर वाइज यहाँ पे फ़ंड अवेलेबल है, यानी कि डेडिकेटेड इक्विटी फ़ंड्स होंगे, एम्प्लॉयर पेंशन फ़ंड्स हैं, उनका सेपरेट वहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें सिर्फ आपको उसी के रेलेवेंट जो फ़ंड्स हैं वो नज़र आएंगे। एक्सचेंज ट्रेडिंग फ़ंड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हर कंपनी के जितने ETFs हैं वो आपका डाटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद फिर ओपन एंडेड फंड्स हैं, तो म्यूचुअल फंड के जितने फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड ही कहलाते हैं। फिर वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं जो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, वो डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम यहाँ से जो स्टडी करते हैं वो कैटेगरी वाइज में जाकर अपने फ़ंड को सिलेक्ट करते हैं और उस कैटेगरी के लिहाज से हमें तमाम फ़ंड्स नज़र आ जाते हैं। तो सबसे पहले शरिया कंप्लाइंट में हम मनी मार्केट को ले लेते हैं। मनी मार्केट इनकम मार्केट तकरीबन रेलेवेंट ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता उनके रिटर्न का। तो पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे जी इक्विटी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो ये लो कैटेगरी के फंड्स होते हैं। तो ये जी डाटा अपडेटेड है, और यहाँ पे आपने जो चीज़ चेक करनी है यहाँ पे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपने जो रिटर्न्स देखने हैं वो एयरटेल डेट के जो कैटेगरी है उसके रिटर्न्स देखने हैं, क्योंकि डेली बेसिस के रिटर्न देखने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10, 10, 8.9 और इस तरह 10 और 9, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट इनके ऑक्शंस हुए थे टी बिल्स के, तो उसमें जो परसेंटेज आई थी वो 10% से अबव थी, 10.32 और 39% थी। तो इसलिए आप अपने जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 8 और 9% से अबव आपने एक्सपेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी 9-10 की रेशियो चल रही है इस टाइम पे मार्केट में। तो ये जो रिटर्न्स हैं तकरीबन आपकी, हम ओवरऑल जो इसका डाटा अगर निकालें तो हमारी वही एवरेज बनती है 9% से लेके 10.5% के ब्रैकेट के दरमियान। म्यूचुअल फंड आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, उसमें मैटर नहीं करता। असल चीज़ जो मैटर करती है वो वही है कि आप अपने पूरे साल में कितनी कन्वर्जेंस बुक करते हैं स्टॉक फंड के अंदर, और अपने रिटर्न्स को कितना बेटर कर सकते हैं। इस टाइम पे 20-22% रिटर्न तो आपको मिल नहीं रहा, तो उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि स्टॉक फंड के अंदर प्रॉपरली टाइमली आप एंट्री करें, और 2 या 3% जब भी रिटर्न बनाएं उनको अपने बाकी जो मनी मार्केट के फंड्स हैं उनके अंदर ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे 9% रिटर्न मिल रहा है, बल्कि 8% कर लेते हैं टैक्स काट कर। अगर 8% रिटर्न मिल रहा है और अगर आपने पूरे साल में 6 से 7% रिटर्न जनरेट किया है, अगर 7% भी जनरेट किया है तो आपका ये टोटल रिटर्न बन जाता है 15%, जिससे आप स्टैंडर्ड के जो सेविंग अकाउंट्स हैं या मनी मार्केट या इनकम मार्केट फंड्स हैं उनको आप बीट कर पाते हैं। तो अगर आप खुद नहीं जानते कि किस तरह से एंट्रीज करनी है तो मेरी वीडियोस देख लिया करें। बेसिक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में एंट्री किस तरह से करनी है और किन चीज़ों को देखकर एंट्री करनी है। जी अब हम चलते हैं जी स्टॉक फंड की तरफ। जिन फंड्स में आपने एंट्री करके अपनी एनुअल इनकम को बेहतर बनाना है उनको कहते हैं जी शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स। मैं क्योंकि शरिया कंप्लाइंट में काम करता हूँ इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक, इसलिए मैं शरिया कैटेगरी को फॉलो करता हूँ। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जी आज के दिन क्योंकि मार्केट नेगेटिव थी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इम्पेक्ट आया होगा। लाइट का जो इस्लामिक फ़ंड है जी 1.37% नेगेटिव है। AKD का जो स्टॉक फंड है उसमें नेगेटिविटी कम आई है 0.74। अच्छा, AKD को कई चीज़ों पे ना एज भी हासिल है। एक तो ये ब्रोकरेज फर्म भी है, ब्रोकरेज हाउस भी है इनका, और दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है इनकी, म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, और भी इनके मल्टीपल बिजनेस आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए आज से मार्केट के अंदर इन कंपैरिजन बाकी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के ये ज़्यादा इन है, ब्रोकरेज हाउस भी है इनका, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फंड्स को मैनेजर कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप इनके स्टॉक फंड के रिटर्न्स भी देखें तो कंपैरेटिवली कई जगहों पे मार्केट से बेहतर भी हैं और कई जगहों पे मार्केट से कम भी नज़र आते हैं। ओवरऑल तमाम जितनी कंपनीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड पे रिटर्न्स में 2-4-10% का, 10% तो नहीं है, 4-5% का डिफरेंस होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बनता नहीं है। हाँ, कोई 1-2 कंपनी बेटर परफॉर्म कर जाए वो अलग बात है। अच्छा, उसके बाद अल-अमीन का एनर्जी फ़ंड जो है वो यहाँ पे इसमें जो नेगेटिविटी डाटा अपडेटेड नहीं है, और इस तरह दोनों में डाटा अपडेटेड नहीं है जी। और अल हबीब का
जो नेगेटिविटी आई है बहुत ज़्यादा आई है, 3.4% नेगेटिव रहा है इस्लामिक स्टॉक फंड। आई थिंक आज के सिंगल डे के हवाले से बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आई है वो अल हबीब के इस्लामिक स्टॉक फंड में। अल मीज़ान का म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा नेगेटिव है 1.5% के हिसाब से। मैं अल मीज़ान का जो फ़ंड है इसको ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो फंड्स हैं जो स्टैंडर्ड में हैं उनके कंपैरिजन में वो अगर 1.3% नेगेटिव है तो ये 1.5% नेगेटिव है। इसी तरह अल फलाह का जो फ़ंड है 1.07, अल हमरा का इस्लामिक स्टॉक फंड 0.90% नेगेटिव है। तो जी ये कंपैरिजन आप ख़ुद भी देख के विंडो से कर सकते हैं। और इसी तरह अल हमरा के दूसरा जो फ़ंड है वो 1.4% नेगेटिव है, एटलस का 1.39%, AWT का 1.44, फैसल का 1.37%, दोनों ही फ़ंड जो हैं वो 1.37% नेगेटिव है। HBL के फ़ंड्स का डाटा अपडेटेड नहीं है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपडेटेड डाटा नज़र नहीं आ रहा है HBL का। JS की बात करें तो 1.55 और इसी तरह लकी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड 1.74% और दूसरा जो लकी का फ़ंड है 1.38% है। मीज़ान का जो एनर्जी फ़ंड है वो 1.46% नेगेटिव है और मीज़ान का दूसरा इस्लामिक फ़ंड जो है वो 1.36% नेगेटिव है। NBP की बात करें तो 1.63% नेगेटिव है और दूसरा जो सादा फ़ंड है एनर्जी फ़ंड जो है वो 1.63 और इस्लामिक फ़ंड जो है वो 1.48% नेगेटिव है। NITB 1.36 और 1.09% पाक कतर है जी। तो ओवरऑल ये फ़ंड्स की जो डाटा है डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले साल की ईयर टिल डेट की परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंथ टिल डेट में कितना पॉजिटिव परफॉर्म किया या नेगेटिव परफॉर्म किया वो डाटा भी अपडेटेड है और ये तमाम चीज़ों का डाटा आप देख सकते हैं। 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 180 डेज़, 270 डेज़ और 365 डेज़ में कौन सा फ़ंड कैसा परफॉर्म करता रहा है, ये तमाम चीज़ें अपडेटेड हैं। इसके अलावा 3 साल तक ये यहाँ पे आपको मुफाद पे हिस्ट्री मिल जाती है कि किस फ़ंड ने कितना रिटर्न्स डिलीवर किया है। 3 साल के हवाले से अगर हिस्ट्री देखें तो 200-300 की एवरेज चल रही है। सिर्फ एक फ़ंड आपको यहाँ पे मिलता है जिसने 354% का रिटर्न दिया है और देखते हैं जी ये फ़ंड कौन सा है। अल हबीब का इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है जिसकी सिंगल डे नेगेटिविटी अगर आप देखें तो 3.40% नेगेटिव है, लेकिन अगर 3 साल की रेशियो देखें तो पॉजिटिव भी उतना ही है, 354% का रिटर्न दिया है। बाकियों की एवरेज 200-300 के पास है, ये थोड़ा सा 350 को क्रॉस कर चुका है। जी तो म्यूचुअल फ़ंड का डाटा और चीज़ें आपके सामने है। एंट्री एग्ज़िट का मैं आपको बता जाता हूँ कि किस तरह से करनी है, वो आपको आइडिया हो गया है मेरी वीडियो देख के कि स्टॉक मार्केट को देखें। आज होपफुली आप लोगों ने स्टॉक इक्विटी फ़ंड्स के अंदर एंटर किया होगा। अगर नहीं भी किया तो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिल जाती है। इस चीज़ को आपने कभी नहीं सोचना कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के शेयर करूं तो वो भी काइंडली मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी जो बेहतर इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ प्रोवाइड कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।